नमस्ते दर्शकों, मैं आशुतोष आनंद राज एक बार फिर से 22 जनवरी 2021 के ब्रॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 जनवरी को मैंने शेयर किया था कि ये जो आपकी सरकार है वो मैरिज रिफॉर्म बिल ला रही है। मतलब कि क्या कि अब लड़कियों की शादी 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाली है इसका बिल। अब ये बताइए कि सरकार से ये कौन निवेदन किया था कि हमें मैरिज रिफॉर्म बिल हमको लाना है। सरकार से कौन मांग किया था कि लड़कियों की जो शादी 18 साल के पे होनी है उसको आप करके 21 साल कीजिए। कोई नहीं मांगा था। फिर इस बिल को लाने की क्या जरूरत है सरकार को? कौन भारत का व्यक्ति मांगा था कि जनता कर्फ्यू आप लगाइए? कौन भारत का व्यक्ति निवेदन किया था कि आप जीएसटी ले आइए? भारत का कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने मांग किया था कि आप नोटबंदी कीजिए? भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि जीएमओ बिल आप लाइए? भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कृषि रिफॉर्म बिल लाने के लिए कहा था? कोई नहीं कहा था। फिर आप क्यों और कैसे ला दिए? और अब आप बिल ला रहे हैं मैरिज रिफॉर्म बिल, यानी कि जो लड़कियों का शादी 18 साल में होनी है अब वो 21 साल पे होगी। इसका बिल आप लाने वाले हैं, जिसका न्यूज आया था 5 जनवरी को। मैं 5 जनवरी को ही मैं शेयर किया था। कोई नहीं मांगा था। फिर इस ऐसे रिफॉर्म बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी सरकार को? क्यों? ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो क्या सरकार के पास यही एक रास्ता बची है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कि लड़कियों की शादी 18 साल से 21 साल तक हो? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार पर और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, ये ना सरकार सोच रही है और ना सरकार में बैठे वाले सांसद आपके मंत्री सोच रहे हैं इस बात को। क्या जरूरत है? हर साल लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास में जो लड़के लड़कियों की जो संख्या है वो 18 साल के पार जाती है। तो आप समझिए कि 18 से 21 जैसे ही कानून होगा तो 3 साल उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब 18 से 21 होगा बिल के अंतर्गत तो शादी नहीं हो पाएगी। तो किस हद तक ये जनसंख्या नियंत्रित करने का प्लान बनाए हैं, लेकिन समाज और सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप जरा सोच कर देखिए। अक्सर जो शहर में लड़कियां होती है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करती है। तो लगभग बीए फाइनल करते करते लगभग उसके बाद 21 साल की हो जाती है, तब उनका शादी होता है। लेकिन जो गांव में जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चियों की शादी 18 साल पर ही शुरुआत कर देते हैं। और ये देखिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी की लड़की है और वो बहुत ही अच्छे दामाद की कामना करता है, अच्छे घर से रिश्ता जोड़ने की कामना करता है, सब कुछ तय है। लड़की का उम्र है 18 साल या 19 साल, सब कुछ तय है। लड़का भी शादी करने के लिए रेडी है, लड़की भी शादी करने के लिए रेडी है, लेकिन वो शादी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की का उम्र जो है 21 साल नहीं हो पाया, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। तो सोसाइटी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। एक अच्छा रिश्ता जो आने वाला था, घर में बनने वाला था, वो नहीं हो पाएगा। चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वो नहीं हो पाएगा। एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा उस सोसाइटी को, उस समाज को, उस परिवार को। और क्या होगा ये 3 साल? आप समझ रहे हैं ना भारत में क्या है। यहां सतीत्व का प्रथा का चलन है, ठीक है, और आप उसको मौका दे रहे हैं। जो लड़की का शादी होना चाहिए 18 वर्ष पे, आप 3 साल उसको मौका दे रहे हैं ताकि वो अवैध संबंध बना सके। आप उसको मौका देना चाहते हैं। आप लाते हैं एजुकेशन रिफॉर्म बिल। किसने मांगा था? किसी ने भी नहीं मांगा था। लेकिन ये बिल आपने क्यों ला दिया? अपने मन से ला दिया।
या किसी के कहने पर या कोई ऊपर बैठा है, कोई तो ऊपर बैठा है जो आपको आदेश दे रहा है कि ये बिल भारत में लागू करो, तभी आप लागू कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं, वरना आप ऐसे बिल लेकर नहीं आने वाले होते। वही तो है। तो चलिए उसके बारे में, जनसंख्या नियंत्रण का जड़ क्या है और कहां से इसका शुरुआत होता है और कौन लोग हैं, इसके बारे में जानेंगे। मुझे जितना इंफॉर्मेशन देना था कि सरकार 18 से 21 साल लड़कियों की शादी के लिए अब ये मैरिज रिफॉर्म बिल लाने वाली है, मैं ये इंफॉर्मेशन आपको देना था, मैंने दे दिया। तो जिनको स्लाइड शो वीडियो देखने का पसंद है वो यहीं से वीडियो को देखना पसंद छोड़ दीजिए, और जिनको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो आगे वीडियो को देखें, अंत तक भी देखें। बहुत सारी आपको ज्ञानवर्धक ज्ञान आपको मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया में पॉपुलेशन, जनसंख्या को कैसे कम किया जा सके, इस पर बहस होती रही है हमेशा, और उसके षड्यंत्रिक सिद्धांतों को पारित किया जाता रहा है, और उसी जनसंख्या नियंत्रण के षड्यंत्र का जो हिस्सा था उसमें मैं कुछ बताऊंगा तो आपको फिर से पूरी कहानी समझ में आने लगेगी। पहला जो था षड्यंत्र का हिस्सा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो षड्यंत्र का हिस्सा था, उसका नाम है मानव भ्रूण हत्या। जनसंख्या कम करनी है तो अबॉर्शन करवा दो, मतलब मानव भ्रूण हत्या ये है। दूसरा, अगर जनसंख्या कम करनी है तो गर्भ निरोधक गोलियां खाओ, क्या होगा, और खिलाओ, क्यों, क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण करना है तो गर्भ निरोधक गोली को लाया गया है। इसमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां आई और अपना बिजनेस और धंधा व्यापार शुरू हो गया, लेकिन मतलब क्या था, जनसंख्या नियंत्रण करना था। इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो कंडोम को लाया गया, कंडोम को इस्तेमाल करना सिखाया गया, लोगों में जागरूकता फैलाई गई कि कंडोम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और उसका बहाना बनाया गया एड्स का, जबकि एड्स सेक्स करने से नहीं फैलता। लेकिन ये भ्रांतियां समाज में फैलाई गई ताकि जनसंख्या को नियंत्रण करने में यह महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो ये षड्यंत्र का हिस्सा था कंडोम का इस्तेमाल करना। इसके आगे क्या हुआ, जब सब कुछ फेल हो गया तब लाया गया नसबंदी। पुरुष का नसबंदी कर दो, स्त्री का नसबंदी कर दो, क्यों, जनसंख्या का नियंत्रण करना है हमें। और जब ये इससे भी कुछ नहीं हो पाया तब षड्यंत्रकारियों ने लाया कि ऐसा कुछ करो कि व्यक्ति ही नपुंसक बन जाए, वीर्यहीन बन जाए, न इसके अंदर अंडाणु बने, स्त्री के अंदर न ये बच्चा को जन्म दे सके, न ये पुरुष के अंदर वीर्य बने, और न ही इसका संतान उत्पन्न हो। तो वीर्यहीनता, नपुंसकता पैदा हो, इसका सिद्धांत। तो क्या हुआ, आयोडीन का प्रचलन चलाया गया, आयोडीन नमक का प्रचलन चलाया गया। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सभी तत्वों को समान मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन कोई भी तत्व का मात्रा अगर बढ़ेगा तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कैल्शियम लगातार का स्टोरेज होता रहा, बढ़ता रहा, तो क्या होता है, पथरी हो जाता है। उसी तरीका से अगर हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में अगर आयोडीन ज्यादा मात्रा में बढ़े तो नपुंसकता आती है। तो क्या टीवी में प्रचार रहा और क्या सरकार कहती रहेगी, ये आयोडीन नमक खाओ, आयोडीन नमक खाओ। सब कुछ जब बात नहीं बनी तब लाया गया फास्ट फूड, लोगों को खिलाओ। नपुंसकता लाने के लिए, लोगों को कमजोर बनाने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए फास्ट फूड लोगों को खिलाओ। और अब क्या कानून आया है, जीएमओ, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स खिलाओ। और ये तो और जहरीला है, ये जीएमओ जो है वो कैंसर युक्त है, इसका हरने वाला, और जब आप खाएंगे कैंसर से ग्रस्त होके और आप कैंसर से मरेंगे तो क्या होगा, जनसंख्या का नियंत्रण होगा। वाह, क्या षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है, और लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं।
तो ये कोई नया नहीं है जनसंख्या नियंत्रण का प्रयोग और षड्यंत्र। ये इतिहास में होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब 2021 में जनसंख्या कम करना है तो इसका नया तरीका खोजा है षड्यंत्रकारियों ने। और वो तरीका क्या खोजा है? पहला नंबर पे है लोगों में दंगा करवा दो, संप्रदाय के नाम पर दंगा करवा दो, जनसंख्या नियंत्रण। समाज और परिवार को अलग अलग टुकड़ों में बांट दो और बांटने के बाद क्या करो, उनमें इतना द्वेष भर दो, दोनों में एक दूसरे का प्रचलन बढ़े कि गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाए, गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाए। वही सब चीज हो रहा है। क्यों? जनसंख्या नियंत्रण करने का एक हिस्सा है। और क्या है? वैक्सीनेशन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना। यह नया पैतरा है 2021 का एजेंडा 21। वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी को लाना, जनसंख्या को नियंत्रण करना एक नया पैतरा है। और तो क्या है जनसंख्या नियंत्रण करने का नया पैतरा? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना। जो जागरूक हैं, जो लगातार अपडेट टीवी मीडिया से दूर शोधकर्ताओं को सुनते रहते हैं, वो समझ सकते हैं हमारी बातों को कि किस तरीका से जनसंख्या नियंत्रण करने का जो षड्यंत्र है पूरे विश्व में चल रहा है। तो ये जनसंख्या कौन नियंत्रण करना चाहता है और इनमें से कौन कौन लोग जो हैं दुनिया में वो शामिल हैं? अगर इसको आपको जानना है तो बहुत ही यह गुप्त जानकारी है और इसका सिर्फ मैं आंशिक रूप से ही आपके बीच में शेयर कर सकता हूं। इसमें आते हैं बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स, और इनके अंदर इन्वॉल्व है गेट्स फैमिली, यूजेनिसिस इसके अंदर शामिल हैं कि पूरी दुनिया में जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर वर्क ये सभी लोग कर रहे हैं। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि वैक्सीनेशन के बाद ये जो महामारी आने वाली है, उस महामारी में जो वैक्सीनेशन होगा उसके बाद हम पूरी दुनिया में 13 से 15% जनसंख्या कम कर सकते हैं। ये उसने कहा था। वो लोग बोल के सब चीज काम कर रहे हैं, बोल के सब चीज काम कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ नहीं रहा है। तो क्या मतलब है? दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, तो समझ लीजिए कि 13 से 15% कितना होता है? लगभग 1 से 1.25 करोड़ होता है। यानी कि इतना निपटने वाले हैं। वो बोल के रखा है, पहले से ही बोल के रखा है, आपको समझ में नहीं आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण करने का नया पैतरा जो है वो कोविड वैक्सीन तो है ही, और उसके बाद जो आने वाली है उसको बोलते हैं माइक्रोचिप, और उसके बाद जो 2025 में आने वाली है वो है माइंड चिप, जिसके लिए एलन मस्क ने पैसा फंड कर चुके हैं। तो क्या है? माइक्रोचिप जो हेल्थ आईडी कार्ड के नाम पर आपको लगने वाले हैं। वो आपके सारे डाटा, कब आप हंसते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, किससे क्या करते हैं, कब रोते हैं, आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ा था, आपका बीपी क्या हुआ था, ये सारा डाटा वो कलेक्ट करने वाले हैं और उस डाटा के तहत आपको कंट्रोल करने वाले हैं। आपको बच्चा कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, सब वो अपने हिसाब से तय करना चाहते हैं। तभी तो वैक्सीन में हाइड्रोजेल का इस्तेमाल हो रहा है, तभी वैक्सीन में लूसीफर एंजाइम का प्रयोग हो रहा है, और तभी वैक्सीन में mRNA का यूज हो रहा है, मॉडिफाइड ऑफ RNA, मैसेंजर RNA का यूज हो रहा है। और ये सब क्या हैं? जो जागे हुए लोग हैं और वीडियो में अपडेट हैं वो अच्छी तरीका से जान पा रहे हों। तो क्या हुआ दुनिया में? दुनिया के कुछ देश इस बात को समझे कि जनसंख्या नियंत्रण में करने के लिए बिल गेट्स आगे आया। तो क्या हुआ? केन्या में एक डॉक्टर ने इसका शोध प्रकाशित अपने यहाँ किया और कहा, अपने रिसर्च पेपर में कहा केन्या के डॉक्टर ने कि वैक्सीनेशन के वजह से केन्या में 2% पॉपुलेशन का इनफर्टिलिटी आई है, 2% पॉपुलेशन जनसंख्या का कमी आई है।
तो क्या किया केन्या सरकार ने? बिल गेट्स को अपने देश में आने से बैन कर दिया। बिल गेट्स पाकिस्तान में नहीं जा सकता, बिल गेट्स अफगानिस्तान में नहीं जा सकता, बिल गेट्स साउथ अफ्रीका में नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बिल गेट्स को जाने पर बैन किया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि वैक्सीनेशन के कारण हमारे बच्चे पैरालाइज हुए हैं, वैक्सीनेशन के कारण इनफर्टिलिटी हमारे देश में आई है, इसलिए हम बिल गेट्स को अपने देश में आने से रोक रहे हैं। अब सवाल यह है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो ये सारे आए, बिल गेट्स, यूजेनिसिस, मिलिंडा फैमिली, रॉकफेलर, मॉर्गन आदि आदि, और फार्मा कंपनियां, ये तो सिर्फ एक मोहरे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो इन सबको अपने हिसाब से नचा रहा है, अपने हिसाब से। वो क्या है और वो कौन है, वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया के जनसंख्या को अपने नियंत्रण में करने के लिए वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, क्यों रच रहे हैं? उनका जानकारी क्या है? उनका संस्था क्या है? उनका षड्यंत्र क्या है? तो इस षड्यंत्र का, साजिश का षड्यंत्र कितने वर्षों में पूरा होना है, उसी षड्यंत्र का नाम है एजेंडा 2030। अब एजेंडा 2030 क्या है? बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने हिसाब से इसका व्याख्या किए हैं। इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त हैं, जिसे सार्वजनिक तौर पर मैं नहीं कह सकता और न कोई शोधकर्ता सार्वजनिक तौर पे कह सकता है, क्योंकि सभी लोगों को अपनी जान का डर रहता है। तो सिर्फ इस सवाल के जवाब में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनका ठिकाना अंतरिक्ष में भी है और चांद पर भी है, और वो अंतरिक्ष और चांद पर अपने मालिकाना हक समझते हैं और उनको अपने कब्जे में लिए हुए हैं। अगर आपको उदाहरण दें तो आज अंतरिक्ष में लगभग 20,000 से ज्यादा सैटेलाइटें घूम रही हैं। तो ये 20,000 से ज्यादा सैटेलाइटें अंतरिक्ष में कर क्या रही है, जबकि दुनिया में लगभग 200 देश हैं। अगर सवाल ये पूछा जाता है टेक्निकल इंजीनियर से कि आप बताइए कि अगर अंतरिक्ष में कितना सैटेलाइट रहे तो सारे पृथ्वी पर जो मोबाइल से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम लोग डाटा कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर से, वो कवर कर लेगी। तो इसका आंसर है मात्र 3, यानी 3 सैटेलाइट। पृथ्वी क्या है? गोल है, 360 डिग्री, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एंगल क्या बनेगा? 120 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब क्या है कि अगर अंतरिक्ष में मिनिमम 3 सैटेलाइट रहे तो पूरी दुनिया को एक कवर कर सकती है, और पूरी दुनिया में जहां पर भी इंसान है वहां पर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है, डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। तो मान लिया जाए कि पूरी दुनिया में 200 देश है और एक देश का अंतरिक्ष में 50 सैटेलाइट हैं, तो कुल मिला के हो गए 10,000। 200 देश, 10,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में। तो बाकी के जो 10,000 सैटेलाइट हैं वो अंतरिक्ष में क्या कर रही हैं, और उस सैटेलाइट में क्या रखी हुई है, और वो अंतरिक्ष में क्यों घुमा रही है, क्यों घूम रही है, किसके इशारे पे घूम रही है, और उस सैटेलाइट के घूमने का प्रयोजन क्या है, यह शोध का विषय है। और ये सब जो चीज है वो सारे के सारे जनसंख्या नियंत्रण से अगर आप जोड़ेंगे, जनसंख्या से अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगा कि वो जो चांद पे अंतरिक्ष में रहने वाले लोग हैं उनका संप्रदाय क्या है, किस संप्रदाय से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं, उनका षड्यंत्र क्या है। तो ये सब जानने के लिए आपको अमेरिका के जॉर्जिया नामक स्टेट में जाना पड़ेगा, जिसका संबंध जॉर्जिया गाइडलाइन स्टोन से है। अमेरिका में एक स्टेट है जॉर्जिया, उसके एक जगह में 20-20 टन वजनी 4 बड़े बड़े पत्थर, जिसका हाइट लगभग
20 फीट है, एक के ऊपर एक रखी हुई है और एक पत्थर ऊपर से रखी हुई है, तो 20 फीट अगर नीचे से ऊपर की उसकी लंबाई है तो कम से कम 10 फीट 5-10 फीट कम से कम जमीन के नीचे भी होगा, तो वो रखी हुई है। और इतने बड़े बड़े पत्थर वहां पर कैसे आ गए, ये अमेरिका सरकार बताने को तैयार नहीं है। और उस पत्थर पे जो प्रतिमा बनाई गई है, प्रतिमा जो बनाई गई है, उसके विषय में न सरकार बताने को तैयार है और ना वहां की जनता बताने को तैयार है। ये कहां से आए, कौन लोग थे, किस लिए लाए, इसका प्रयोजन क्या है, वो स्टैंड पे लिखा हुआ है। उसके प्रतिमा पर उसका जो गुप्त सूचना है वो लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम दुनिया के आबादी को कम करके 50 करोड़ के अंदर लाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में लगभग 800 करोड़ मनुष्य हैं, तो वो इनको खत्म करके, जनसंख्या नियंत्रण करके या लोगों को मार करके, चाहे जैसे भी करके, या थर्ड वर्ल्ड वार ला के, चाहे जैसे भी वो करके 50 करोड़ के अंदर लाना चाहते हैं और उस पर हुकूमत करना चाहते हैं। जो 50 करोड़ के अंदर लोग आएंगे उनको जानवरों की तरह गुलाम बनाकर उस राज करना चाहते हैं। दूसरा चीज उनका यह है कि जिस प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट होता है, जिस प्रकार से न्यू टेस्टामेंट होता है, उसी प्रकार से इस दुनिया में, पूरी दुनिया में वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, यानी नई वैश्विक व्यवस्था लाना चाहते हैं। मतलब पूरी दुनिया में एक देश होगा, पूरी दुनिया में एक ही संप्रदाय होगा, पूरी दुनिया में एक ही जाति होगी, पूरी दुनिया में एक ही विधान होगा, ये भी एक ही संविधान होगा, और पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरी सत्ता रहेगी। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकतें रहेंगी और वो पूरी दुनिया के जो मनुष्य हैं उस पर वो राज करेंगे। यह चाहते हैं वो लोग, जो लोग लूसीफर को अपना राजा मानते हैं। और लूसीफर कौन है? शैतान है, जो नरक का राजा जिनको कहा जाता है, जिसको मॉर्निंग राइजिंग स्टार भी कहा जाता है, वो लूसीफर को अपना राजा मानते हैं। तो उनका कुछ ना कुछ तो होगा सोसाइटी, और जिस सोसाइटी और जिस कॉम में रहते हैं उसको बोलते हैं एडिनोकॉम सोसाइटी। एडिनोकॉम सोसाइटी। और एडिनोकॉम सोसाइटी क्या है? यह एक गुप्त सोसाइटी है, एक शारीरिक पदार्थ है। एडिनो जो है रसायन, वो मनुष्यों को खून में रहता है, एक शारीरिक रसायन है, शारीरिक पदार्थ है। जिस प्रकार से लोग गांजा, अफीम, चरस का एडिक्ट होते हैं, जिस प्रकार से लोग हीरोइन का एडिक्ट होते हैं, खैनी का, बीड़ी सिगरेट का एडिक्ट होते हैं, उसी तरीके से वो लोग एडिनो रसायन का एडिक्ट होते हैं। और उनका मानना है कि इस एडिनो रसायन का उपयोग करने से मनुष्य का जो आयु है वो धीरे धीरे गुजरता है और मनुष्य अधिक दिनों तक जीता है, और मनुष्य जो है युवा अवस्था में ही रहता है, युवा अवस्था को बनाए ही रखता है। तो ये संबंध है एडिनोकॉम सोसाइटी से, और ये संबंध है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से, जो जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। 800 करोड़ जो लोग हैं इनको घटाकर 50 करोड़ के अंदर लाना चाहते हैं, और जो 50 करोड़ लोग आ जाएंगे ये उन पर पशुओं की तरह उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को लाए हैं, और उसी सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत है? ह्यूमन 1.0 टू ह्यूमन 2.0 का सिद्धांत, जिसे ट्रांस ह्यूमन थ्योरी भी कहा जाता है।
इसी के लिए उन्होंने लाया है लूसीफर एंजाइम, इसी के लिए उन्होंने हाइड्रोजेल लाया है, इसी के लिए उन्होंने लाया है mRNA, मॉडिफाइड ऑफ आरएनए, मैसेंजर ऑफ आरएनए, इसी के लिए उन्होंने लाया है, जो सिंथेटिक सेल्स हैं और शरीर के अंदर जाकर के आपके टी सेल जो है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उस पर ये कंट्रोल करते हैं। आपके डीएनए आरएनए जो है, आपको जो क्रोमोसोम है उस पर ये अटैक करते हैं और उसको अपने नियंत्रण में लेते हैं। जो वैक्सीन आ रही है, डॉक्टर कैली, अमेरिका के डॉक्टर कैली ने अब कई बार कहा है कि इसमें तीनों रसायन का mRNA वैक्सीन में यूज हुआ है। क्रोमोजोमल, जो हमारे शरीर में क्रोमोजोम के जो 8वां सेल है उसका 2 कॉपी ये mRNA वैक्सीन के अंदर है। कई साइंटिस्टों ने इसको दावा किया है, कई शोधकर्ताओं ने इसको कहा है कि ये अगर अंदर आपके गया तो आपके क्रोमोजोम के जो जिसको गॉड जीन कहा जाता है उसके 8वें नंबर सेल को रिस्पॉन्स करेगा और ओरिजिनल को वहां से हटा करके और डुप्लीकेट को वहां पर स्थापित कर देगा। और उसके तहत ये लोग जो आप में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिसमें इन रसायनों के द्वारा आपके सारे इमोशंस को, आपके सारे क्रिया को ये लोग तय करने वाले हैं। अब वो तय करेंगे कि आपका बच्चा होगा या नहीं होगा, कब करना है, कितना करना है, आपके पास धन संपत्ति कितना होगा, आपके पास कितना रहना चाहिए, ये वो तय करेंगे, आप नहीं तय करने वाले हैं। आपको कब खाना है, क्या नहीं खाना है, सब वो तय करने वाले हैं। इस एजेंडा के तहत सारा चीज है, जिसको एजेंडा का नाम है एजेंडा 2030। और इसी के तहत उन्होंने कोविड 2030 का भी सिद्धांत उन्होंने लाए हैं। और इन सब चीजों के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनका जो सिद्धांत है वो 3 चीजों पर आधारित है, और वो है माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल। माइंड वो कंट्रोल कैसे करते हैं, डर की संस्कृति फैलाकर वो माइंड का कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या है, लॉकडाउन लगवा करके माइंड कंट्रोलिंग करना है, मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा के ये माइंड कंट्रोल करवाते हैं। डर की संस्कृति पैदा करके ये मनुष्यों के माइंड पर कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें अखबार आता है, मैगजीन आता है, जिसमें टीवी मीडिया आता है, चैनल आता है, इस सब के माध्यम से वो डर का व्यापार करके लोगों को माइंड वॉश करके लोगों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद आता है, और इसी के लिए उन्होंने माइंड चिप का भी निर्माण किया, जो एलन मस्क ने जिसके लिए पैसा फंड किए हैं, ताकि जिन लोगों का माइंड वॉश हो चुका है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और उसी के लिए 2025 के आसपास में ये माइंड चिप लाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपकी आदत क्या है, आपके व्यवहार क्या है, आपके फैसला क्या है, ये आपके धन संपत्ति, ये सब पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं। मनी कंट्रोल वो कैसे करते हैं, इसी के लिए उन्होंने मोबाइल बैंकिंग का सिस्टम उन्होंने लाया है। डिजिटल करेंसी का उन्होंने लेके षड्यंत्र आया है, और आधार कार्ड भी इसी मनी कंट्रोल का एक हिस्सा है। ये जो कोविड 2020 जो है इसी मनी कंट्रोल का एक हिस्सा है। जो माइक्रोचिप आने हैं इसी मनी कंट्रोल का एक हिस्सा है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं ये हमने पूरा बता दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने उन्होंने वैक्सीन लाए, पॉपुलेशन करने के लिए उन्होंने कंडोम लेके आए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक गोली लेके आए, जिससे उनको व्यापार भी बढ़ रहा है और आपको नुकसान भी दे रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वो स्लोगन लेके आते हैं, हम दो हमारे दो। ये क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि समाज को समाज से अलग करना, परिवार को परिवार से अलग करना, ताकि गृह युद्ध का माहौल बनाया जा सके। उसी के लिए हम दो और हमारे दो। ये सनातन सभ्यता में परिवार का परिभाषा नहीं है। सनातन सभ्यता में परिवार का परिभाषा यह है जिसमें 3
पीढ़ियां आती है वो उत्तम परिवार है, और जिसमें 4 पीढ़ियां आती है वो सर्वोत्तम परिवार है। भतीजा, बेटा और बाप, ये 3 पीढ़ी हो गई। ये तो जिस परिवार में ये तीनों आते हैं उसको बोलते हैं उत्तम परिवार। और इसके ऊपर भतीजा, बाप, उनके बाप और फिर उनके बाप, यानी कि बाबा, 4 पीढ़ी हो गई। ये परिवार जिसमें आता है उसको बोलते हैं सर्वोत्तम परिवार। लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया परिवार का परिभाषा ही चेंज कर दिया। हम 2 और हमारे 2, इसी को कहते हैं परिवार। क्यों? ये हिस्सा है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। बहुत सारी चीजें जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ये करते हैं। बच्चे 2 ही अच्छे, पॉपुलेशन नियंत्रण करने का स्लोगन, डर का संस्कृति पैदा करके और जनसंख्या का नियंत्रण करना। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे व्यक्ति को लगता है मुसलमानों का इतना जनसंख्या, हिंदुओं का इतना जनसंख्या। लोगों ने मांगा था जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि जिस रेशियो से हिंदू का कानून बढ़ना चाहिए, हिंदू का जनसंख्या बढ़ना चाहिए,